So already you know about me, okay? So I have published so many papers, and most of the papers I published as a bibliomatics and reviews papers. So it is getting shared. Yeah, okay. Huh? So what we are going to learn in this workshop, first I will outline something about bibliometrics, not everything about bibliometrics. बिब्लियोमेट्रिक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. आप एक दिन में या फ्यू डेज में इट इज यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. बेसिक आइडिया आपको देंगे हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड एंड व्हाट इज द राइट वे टू कंडक्ट द बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज. देन आई विल टेल यू हाउ टू चूज अ बिब्लियोमेट्रिक्स टॉपिक. सो इट्स नॉट लाइक you are going to use only bibliometric studies for writing papers, but one can pursue a PhD on bibliometric studies. बहुत लोग करते हैं इंडिया में, फॉरेन में भी बहुत ज्यादा करते हैं. इट्स अ ग्लोबल काइंड ऑफ टेक्निक्स. उनको भी बहुत चीजें नहीं पता है जो आपको पता है. दैट्स व्हाई आई गॉट 2 important fellowship. Commonwealth Professional Fellowship from Commonwealth Commission UK. I did in University of East London. और Srinivatra University, one of the leading university of Thailand. वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट का डोमेन डिपार्टमेंट है ही नहीं, but how we collaborate. They offered me a research fellow for the 3 years. हम लोग यही काम करते हैं. We conduct bibliomatics and systematic review with the collaboration with them, and we publish a lot of papers with them. उनको भी आइडिया नहीं है. We train them. हमको पता है कैसे उनको ट्रेन करना. Then I'll go for database searching, conducting data analysis, and drafting a bibliomatics papers. So there are 5 aspects, 5 components of this workshop. So we'll start about conceptual overview of bibliometrics. Go further for choosing a topic is very important. ठीक है? क्या करते हो आप लोग जब आपके रिसर्च सुपरवाइजर बोलते हैं कि चूज अ टॉपिक? तो आप गूगल करते हो, इधर उधर देखते हो, आपको लगता है कि ये ठीक है तो कर दिया. देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस यू नो. आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हो, गूगल से ही कर सकते हो, बट डिफरेंट वे. वी विल टॉक अबाउट. सो क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू यू वांट टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर? दिस इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. सो क्वेश्चन सबके दिमाग में है, सब इसका आंसर भी जानते हैं. कुछ लोग बता सकते हैं आंसर, तो बताइए क्यों आप पब्लिश करना चाहते हैं? यूजीसी ने तो कह दिया है कि नहीं नहीं, पीएचडी के लिए तो जरूरी ही नहीं पब्लिकेशन. कहा है ना, बट व्हाई यू वांट टू पब्लिश अ पेपर? पीएचडी के लिए तो अब जरूरी भी नहीं है. कभी आपने सोचा कि पीएचडी के लिए मैंडेट नहीं है, बट इन यूजीसी गाइडलाइंस फॉर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया they have clearly mentioned कि publication ही चाहिए. So it's a contradicting kind of. और पिछले 15 years of academia experience में आप keep watching कि UGC ने कम से कम 50 बार rules change किया. तो once you come out with the to have a degree, पता चलेगा उस समय UGC ने कहा अभी भी mandates है because publication carries marks, और उस समय अगर मैंडेटरी हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ है ही नहीं. सो देयर आर सो मेनी रीजंस टू पब्लिश अ पेपर. फर्स्ट इज लॉन्ग क्यू विथ सिमिलर क्वालिफिकेशन. सबके पास पीएचडी है. हाउ यू आर डिफरेंस, हाउ यू समवन कैन डिफरेंशिएट कि आप अलग हो.
सबके पास पीएचडी है, मेनी ऑफ यू। अब जब एग्जामिनेशन देते हो, लॉट्स ऑफ पीपल, पहले इतना पीएचडी नहीं थे, बट इंडियन एकेडमिया इज लास्ट 10 years में आप देखोगे, आई हैव डन अ स्टडी, बिलोमेटिक्स ही किया है मैंने, वी आर प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ पीएचडीज। एक मेरा स्टूडेंट इसी पे पीएचडी कर रहा है कि वी आर गोइंग टू असेस द क्वालिटी ऑफ पीएचडी पब्लिकेशंस। लास्ट 10 years में जो शोध गंगा में सबमिटेड है, उसका क्वालिटेटिव असेसमेंट हम कर रहे हैं, करेंगे, वो अलग एक काम है। सबके पास, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है। आज भी आप सारे इक्वेशन लगा लें, बट आज भी आपका मेजर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो है पब्लिकेशंस। मान लो आपको जॉब नहीं मिली पीएचडी के बाद, क्या व्हाट यू विल डू? पोस्ट डॉक। एंड इफ यू आर रियली सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन कंट्रीज, एक ही क्राइटेरिया उनके पास है आपके पोस्ट डॉक का, दैट इज पब्लिकेशन। पोस्ट डॉक में और वो कुछ चाहते ही नहीं है, ओनली यू हैव टू पब्लिश द पेपर्स। सो पब्लिकेशन इट इज नॉट इजी, एंड स्कोपस पब्लिकेशन तो और भी मुश्किल। दैट्स व्हाई यूजीसी हैज स्क्रैप्ड यूजीसी केयर, क्योंकि बहुत से सब स्टैंडर्ड जर्नल्स टेकिंग चार्जेस बिना ethical standards के, they were publishing the papers. So you should keep in the mind कि आज भी the single most criteria आपके है selection का in interview, that is your publication. मुझे तो यही लगता है, मैं बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कहते हैं ना आपका पब्लिकेशन बोलता है। तो जब इतने पब्लिकेशन जब आपके पास रहेंगे, दैट्स व्हाई इन द एज ऑफ 40 आई एम गोइंग टू बिकम प्रोफेसर। ऑलरेडी मेरा ड्यू है प्रोफेसर। कहीं भी जाओगे यू विल गेट, और दिस इज रिलेटेड टू योर रेपुटेशन, योर एकेडमिक रेपुटेशन। तो पब्लिकेशन इसलिए जरूरी है। So as I say, chances of selection is more because you have good number of quality and impactful publications. अच्छे impact factor में publication होना चाहिए। Many of the university I know, private universities तो कहती है कि आप एक स्कोपस में करिए, 1 लाख रुपए ले लीजिए। Many of the private university in India, if you are having one paper in Scopus, in Q1 journal, you will get 1 lakh. Some universities they give 5 lakh rupees for one publication. Why? Because they use this publication for ranking and accreditation purpose. बहुत सी universities में होता है। Just like my previous institutions, BHU में मैं था, if a research scholar publishes his own paper in Q1 जर्नल, तो उसको 25,000 मिलता था। तो एक मोटिवेशन है पब्लिकेशन का, और दे वर पब्लिशिंग। मेरे रिसर्च स्कॉलर्स ने कितने पैसे बना लिए उससे। वो कहते हैं सर मेरा फर्स्ट ऑथर रख दीजिएगा। तो ऑलवेज बीइंग अ गाइड वी आर ऑलवेज करस्पॉन्डिंग ऑथर्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। So why metrics or bibliometrics are impact needed? Because अब आपने पब्लिकेशन बहुत सारा हो रहा है इन डिफरेंट डोमेन्स। So anybody want to know that how your research publications are getting popularized, उसका इंपैक्ट क्या है? पब्लिकेशन से केवल मतलब नहीं है, इंपैक्ट से ज्यादा मतलब। दैट्स वाई अगर फॉरेन कंट्रीज में जैसे पोस्ट डॉक के लिए जाते हो या अप्लाई करते हो, दे आस्क व्हाट इज द एच इंडेक्स ऑफ ऑथर। इट इज रिलेटेड टू द योर
एकेडमिक रेपुटेशन, और वो किससे आएगा? जब हम इंपैक्टफुल पब्लिकेशंस में करेंगे. So how to measure the impact? And it is measure can be done using bibliometrics. हम जब रिसर्च के इम्पैक्ट का असेसमेंट करते हैं कि किसी डोमेन में किसी टॉपिक पे पब्लिकेशंस आर देयर, इवन इन स्कोपस में भी पब्लिकेशंस है, वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स में पब्लिकेशन है, क्वालिटी पब्लिकेशंस है, बट व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट? It is very, very needed, and impact is directly related to the H index of an author as well as the impact factor of a journal. जितना अच्छा H index आपका होगा उतनी आज अच्छी आपकी रेपुटेशन. और being a researcher, I assume कि आप रिसर्चर हो, बहुत सी फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, उनको भी जानना चाहिए, because their academic reputation is all depends on the publications. आपका रिसर्च, पहले यूनिवर्सिटी में रिसर्च पे बहुत फोकस नहीं किया गया, but nowadays research is the most important criteria, चाहे वो NAAC एक्रीडेशन में हो, चाहे NIRF रैंकिंग में हो या ग्लोबल रैंकिंग में. रिसर्च पब्लिकेशंस, और इसको करने के लिए आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी. ठीक है? सो डू यू नो एनीवन हैज आइडिया अबाउट द बिब्लियोमेट्रिक्स थ्योरेटिकली? किसी को कोई आइडिया है कि बिब्लियोमेट्रिक्स क्या है? बार बार हम लोग नाम ले रहे हैं, बिब्लियोमेट्रिक्स एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज. बिब्लियोमेट्रिक्स है क्या? किसी को कोई आइडिया नहीं है? द वर्ड इज जो है बिब्लियो, इट सीम्स दैट इट इज रिलेटेड टू द बुक्स एंड, बट इट इज नथिंग टू डू विद द बुक्स एंड अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यस, बुक्स आर इंक्लूडेड. बिब्लियो मीन्स bibliographic descriptions, and it is nothing but characteristics or description of a research papers or a research publications. कॉमन जो वर्ड यूज होता है वो होता है bibliometrics. Originally the term, it is a statistical and mathematical equation coined by, and this map, अगर यहाँ पे मैप आप देखिए, यहाँ पे just a second, I have to see the online participant as well. So this map has been generated using one of the software application. Beautiful map. I have published a lot of research papers, and this is known as cluster or topic model. बहुत आसान है करना, आप लोग सभी लोग कर लोगे. अगर आपको केवल आपको कंप्यूटिंग डिवाइस चलाने आता है, यू कैन डू. You don't have to write programs in R and all. Now we have applications. So bibliometrics is a mathematical and statistical method, and that's why it is very much related with the theme of this workshop. Okay? Originally the idea was coined by Alan Pritchard, and we are celebrating 100 years of bibliometrics in this year. 100 years हो गए bibliometrics word coined किए. So this is the right time that we learn. And all these maps, beautiful map you can locate here. We are going to create for our topic, and we are going to learn this map. देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखिए इसका मतलब क्या है. We are going to do the advanced bibliometrics analysis, which is known as topic modeling and cluster analysis.
इतना भी अगर हम सीख पाए ना, तो इट इज गारंटी दैट यू विल पब्लिश योर पेपर. सिंपल बिब्लियोमेट्रिक्स कोई आजकल नहीं एक्सेप्ट होता. सो यू हैव टू यूज जस्ट लाइक ऑल दीज मैप आई हैव यूज्ड, ये मैंने क्रिएट किया है खुद ही यूजिंग द सॉफ्टवेयर. सो वी आर गोइंग टू लर्न थोड़ा सा बेसिक्स एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न द एडवांस टेक्निक्स. So there are different names associated. There are lots of synonyms for or related terms that we use for the bibliometric science. Some of studies उसको हम बोलते थे quantitative science studies. Earlier domain उसको बोलते हैं quantitative science studies. That's why because it was statistical methods. But now it is a qualitative science studies as well. हम लोग दोनों कर सकते हैं. We can do the qualitative analysis and quantitative analysis both. So the definition which has been given for the bibliometrics is now expanded. और मैं आपको बताऊंगा how we are going to do the qualitative analysis. और उसी का नाम है qualitative analysis of बिब्लियोमेट्रिक्स. उसी का एक अलग नाम हमने दिया, रिसर्च डोमेन में पॉपुलर हुआ एंड विच इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडी टॉपिक नाउअडेज इज द सिस्टमैटिक रिव्यूज. सिस्टमैटिक रिव्यू इज अ क्वालिटेटिव स्टडीज. ठीक है, वो भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे. सो देयर आर सो मेनी टर्म्स एसोसिएटेड क्वांटिटेटिव साइंस स्टडीज, इंफॉर्मेटिक्स. There is another term, bibliometrics. Bibliometrics is basically we deals with the scholarly publications. Scholarly publication and their citation. ठीक है? Citation का क्या मतलब है? Anybody has idea? What do you mean by citation? So it's very simple. So it's a relationship between citing and cited. Citation is what? That suppose that if you are writing your manuscript and you are mentioning my paper in your reference list, my paper will get 1 citation. So you are citing my paper and my paper will get cited by 1. So this is the concept which has been given by one of the leader who has Web of Science में भी काम करने वाला है, who has given the concept of science citation index. Citation का concept उन्होंने ही दिया है. Eugene Garfield is a key player. पूरी दुनिया देखो उसी पे काम करती. मैट्रिक्स स्टडीज, रिसर्च को मेजर करना है तो साइटेशन इज ए मेजर एंड ही हैज ओरिजिनली कॉन्सीव्ड दिस आइडियाज. बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है. मैं बहुत टेक्निकल टर्म इसीलिए यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न बिब्लियोमेट्रिक्स इन ए प्रैक्टिकल वे. सो देयर आर अनदर टर्म एसोसिएटेड विद द बिब्लियोमेट्रिक्स, दैट इज साइंटोमेट्रिक्स. साइंटोमेट्रिक्स ग्लोबल लेवल पे अगर इफ यू आर यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक्स इट्स ओके. मेरा भी मानना है बिब्लियोमेट्रिक्स इज ए ब्रॉडर टर्म, अम्ब्रेला टर्म. आप साइंटोमेट्रिक्स यूज करिए, क्वांटिटेटिव स्टडीज यूज करिए, इंफॉर्मेटिक्स यूज करिए. इट इज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी आर डीलिंग. बिब्लियोमेट्रिक्स में बेसिकली जो हम करते हैं साइंटिफिक कम्युनिकेशंस, ऑल दीज पब्लिकेशंस का ट्रेंड जनरेट करते हैं. That was the original idea, but अभी ऐसा नहीं करते. It is beyond the document analysis because it has both the aspect of qualitative and quantitative analysis. तो साइंटोमेट्रिक्स बेसिकली साइंटोमेट्रिक्स में साइंस कम्युनिकेशन का हम ज्यादा स्टडीज करते हैं. Those who are related to the science field, they can mention the word appropriate saintometrics.
एंड साइंटोमेटिक्स में बेसिकली वी डील्स विद द साइटेशन, साइटेशन, को साइटेशन एनालिसिस, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे वी विल प्रोसीड. सो साइंस वाले लोग दे कैन यूज साइंटोमेटिक्स एनालिसिस, जस्ट लाइक आई हैव पब्लिश्ड वन अ पेपर on coronavirus during COVID. I'm not from medical science, but it got published in one of the most reputed journal, Q1 journal, having impact factor of 3.5. I studies on coronavirus, और जो भी मेरे कोलैबोरेटिव ऑथर्स भी हैं, is nothing to do with the medical science. देखिए हमने वो पेपर इतना अच्छा लिखा था कि इमीडिएट एक्सेप्टेड. तो उस समय अभी आइडिया भी नहीं था, उस पेपर में बहुत कमी है, अब मैं रियलाइज करता हूं. तो इट गॉट एक्सेप्टेड और इट गॉट वेरी गुड साइटेशन. तो उसमें उसको हमने, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, वी हैव मेंशन दैट अ साइंटोमेट्रिक असेसमेंट. तो बिब्लियोमेट्रिक इज अ कॉमन वर्ड, बट साइंटोमेट्रिक इज स्पेसिफिक टर्म्स related to the science studies. Apart from that, there is another word that we use is the cybermetrics. Basically वेब का जो डेटा है उस पे अगर कोई स्टडीज करती हो इंटरनेट रिसोर्सेज पे, देन इट इज कॉल्ड एज वेबोमेट्रिक्स. उसकी स्टडीज थोड़ी सी साइबरमेट्रिक्स और वेबोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, आगे कई भी टर्म्स यूज होते हैं, दैट इज वेबोमेट्रिक्स. ठीक है, तो ये सारे टर्म यूज होते हैं एंड देयर इज न्यू टर्म्स नाउ इमर्ज एंड वन ऑफ माय पब्लिकेशन हैज बीन आल्सो एक्सेप्टेड on this new kind of matrix which is known as altermatrix, alternative matrix. So ऐसा दुनिया में देखा गया कि it is not like that कि people who are publishing in reputed journals and not getting citation, जैसे हम नेचर में भी पब्लिश कर ले लेकिन आपको साइटेशन ज्यादा नहीं मिल रहा है. एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व, मैंने कई स्टडीज की है कि नोबेल लॉरिएट्स they are not having good citation, although they are publishing उनके 20 years 30 years का research, it is getting published in very good quality journals like Nature, but उनके citation ज्यादा नहीं आते. तो citation ना आने के कई रीजन हो सकते हैं. citation तब आएगा जब that is एक general domain रहेगा, so many people are working in that field, so they will cite your paper. अगर कोई ऐसे डोमेन में काम कर रहा है विच इज यूनिक, स्पेसिफिक, जिसमें बहुत कम रिसर्चर हैं पूरी दुनिया में, तो कहां से साइटेशन मिलेगा? बट इट डज नॉट मीन दैट दैट पेपर इज नॉट वैल्यूएबल. सो दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स हैज बीन डेवलप्ड. अब देखो, आप बिब्लियोमेट्रिक्स सीख लोगे तो अल्टरमेट्रिक भी सीख जाओगे. द सेम डेटा वी आर यूजिंग, मैंने खुद पब्लिश किया है पेपर. सो इट सेज दैट कि इट रियली डज नॉट मैटर that you are getting citation or not, but if your paper is getting cited on social media, Twitter, people are writing using in their blogs, they are sharing over social media like Facebook, like comments, they are using in Reddit, Mendeley, and all other social media academic platforms, academic social network sites, then that matrix that counts, people are downloading your paper, that will also be count as a impact of that paper. तो एक नया डोमेन हुआ, तो इसमें भी आप लोग कर सकते हो. टेक्निक्स आर सेम, ओनली द डेटा गैदरिंग मेथड्स. अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, एक नया आजकल काम हुआ है. और आप देखो जिस डोमेन का वो है सेंटिमेंट एनालिसिस, उस डोमेन के लोग बहुत कम काम करते हैं उसमें. ओरिजिनली इट इज फ्रॉम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. अभी मैंने 2 पेपर्स हमारे वी हैव कम्युनिकेटेड विद द फैकल्टीज ऑफ जर्नलिज्म. अभी एक पेपर हमारा कम्युनिकेटेड है, एआई इन न्यूज रूम्स.
हाउ एआई का एप्लीकेशन न्यूज रूम में कैसे हो रहा है। तो वन मेथड होगा कि आप सर्वे करो, हैव इन्वेंट्री, और उससे सही डेटा नहीं मिलेगा। एंड देयर इज अनदर मेथड, हैव बिब्लियोमेट्रिक्स। किसी भी डोमेन में कर सकते। तो सेंटिमेंट एनालिसिस अनदर एरिया। वंस यू लर्न बिब्लियोमेट्रिक्स यू कैन गो फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस की भी पूरी वर्कशॉप कराई जा सकती है, मैं उस एरिया में अभी काम कर रहा हूं। एंड दैट इज सेंटिमेंट ऑफ द पीपल्स। उसके ट्वीट्स का डेटा, जैसे एक्स प्लेटफॉर्म पे आपने ट्वीट्स ले लिया, जस्ट लाइक महाकुंभ। तो पूरी दुनिया में इट वाज द बिगेस्ट इवेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। अराउंड 60 करोड़ पीपल वहां गए, स्नान किया। तो एक जनरल परसेप्शन है कि लोग अच्छा बात करेंगे, लेकिन व्हाट इज द सेंटिमेंट, व्हाट द पीपल्स आर, पूरी दुनिया में महाकुंभ की बात हो रही है। उसकी टॉपिक मॉडलिंग हम कर सकते हैं क्या वो ट्वीट्स को लेके। तो वहां पे हम पब्लिकेशंस नहीं ले रहे हैं, वहां पे हम क्या डेटा ले रहे हैं, ट्वीट्स ले रहे हैं। मैंने एक स्टडीज की है, बहुत अच्छी स्टडीज की है ऑन एनईपी। एनईपी पे हमने यूट्यूब्स के वीडियो लिए हैं, टॉप वीडियोस की, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस के कि व्हाट पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट एनईपीज। वो भी पेपर पब्लिश हुआ। तो एक ऐसा एरिया है जिसमें आप पीएचडी भी कर सकते हो एंड यू कैन पब्लिश एन नंबर ऑफ पेपर्स। जो डेटा सेट्स हम यूज करेंगे, मिनिमम हम 3 पेपर तो पब्लिश ही कर सकते हैं। एक बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज विद द सेम डेटा सेट्स, सेम टेक्निक, मेथोडोलॉजी वुड बी सेम। एक सिस्टमैटिक रिव्यूज पेपर, एक मेटा एनालिसिस पेपर, और यस अगर वो डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है तो वन कैन गो फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस पेपर। तो बहुत कम लोग करते हैं, आप लोग सीखिए सेंटिमेंट एनालिसिस। सेम हम आर स्टूडियो जो सब लोगों ने इंस्टॉल किया हो उससे हम लोग कर सकते हैं, बट बिकॉज दैट इज नॉट अ स्कोप ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, नहीं तो मैं वो भी सिखा देता, हाउ टू कंडक्ट सिस्टमैटिक एनालिसिस। टेक्निक्स यही है, बट वी हैव टू वर्क ऑन ए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। इन बिब्लियोमेट्रिक्स वी वर्क विद द स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। मतलब हमने वेब ऑफ साइंस प्लेटफॉर्म से हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, उसका कीवर्ड्स क्या है, वो सारा बिब्लियोग्राफिक डिटेल हमने डाउनलोड कर लिया और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा। सो इन बिब्लियोमेट्रिक्स वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स, बट इन सेंटिमेंट एनालिसिस वी वर्क ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। और निश्चित रूप से जो लोग स्टैटिस्टिक के हैं, मैं निश्चित रूप से मैं रिकमेंड करूंगा कि हैव सेंटिमेंट एनालिसिस। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं एंड वन कैन पब्लिश एन नंबर ऑफ पेपर्स। अब वो ट्रेडिशनल पब्लिकेशन छोड़ दीजिए, हैव इन मेन स्ट्रीम पब्लिकेशंस जो ट्रेंड है पूरी दुनिया में। आप वो सब अच्छे जो स्टैटिस्टिक के या जिसे अपने डोमेन के जो सबसे टॉप जर्नल्स होंगे ना, उसमें भी पब्लिकेशन हो सकता है, बिकॉज नोबडी नोज द राइट वे टू कंडक्ट। हमको सही तरीका उसको पता होना चाहिए। यूट्यूब से आपको लगता है कि यूट्यूब से सीख जाएंगे, यूट्यूब में मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो है दैट इज ओनली टू अट्रैक्ट व्यूज सो दैट अदर्स कैन गेट मॉनेटरी प्रॉफिट। वो आपको सिखाने के लिए है ही नहीं। एंड नोबडी विल टेल। जो एक्सपर्ट है वो जो सारी जो एक्सपर्टीज टेक्निक है वो हमेशा हाइड करके रखता है, बिकॉज उसको उससे पैसा कमाना। Nobody will tell you the right way to conduct. ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली लोगों को लगता है कि सिंपली यू डाउनलोड डेटा एंड एनालाइज यूजिंग सॉफ्टवेयर इज बिब्लियोमेट्रिक्स। इट्स नॉट एट ऑल। बिब्लियोमेट्रिक्स इज नॉट अबाउट डाउनलोडिंग डेटा एंड एनालाइजिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर। इट इज मच बियॉन्ड एनालाइजिंग द पब्लिकेशंस। तो इस पे हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा। अब इतनी बात कर लिए हम, अब ये बताइए कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज। We talked
a lot about bibliometrics. अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. इतना भी उम्मीद मत रखिए कि पूरा पेपर ही ड्राफ्ट कर लेंगे, एटलीस्ट वन हैव द फर्स्ट ड्राफ्ट. ठीक है. टाइम इज वेरी लिमिटेड. हमने वर्कशॉप अभी कराई थी फॉर 5 days and we got a very positive feedback from the participants. They were coming from different institutions. BHU से लोग आए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से आए थे, पंजाब से आए थे, बहुत से इंस्टीट्यूशंस के बच्चे थे. तो वो कह रहे हैं कि सर 5 days भी कम है, and that's why we are proposing for 10 days workshop. We are going to propose और सितंबर अक्टूबर में हम लोग 10 days का कराएंगे. फिर रियल में टाइम बहुत कम है. और इसी तरह से मैंने बोला 4 पेपर, तो हम 4 पेपर ड्राफ्ट करने के लिए, एंड ईच ऑफ द टेक्निक्स आर क्वाइट डिफरेंट, तो चाहिए तो. सो सेम डेटा सेट्स हैविंग एटलीस्ट 3 पब्लिकेशन. सेंटिमेंट एनालिसिस को छोड़ दीजिए. और यस, एक और पब्लिकेशन आप कर सकते हो, बुक. पूरा मैपिंग वन ऑफ द, अभी एक मैं दिखाऊंगा, एक मेरा बहुत अच्छे स्कोपस इंडेक्स बुक में मेरा पेपर आया है ऑन बिब्लियोमेट्रिक्स, दैट इज हायर एजुकेशन ट्रेंड रिपोर्ट इन इंडिया, which has been published by Routledge, one of the leading publishers. उसमें हमने क्या किया है, सिंपल क्या हमको कहा गया था, it was invited chapters, they are paying for that. वो उन्होंने हमको बोला था कि आप हायर एजुकेशन जो इंडिया का है उसका ट्रेंड जनरेट करिए, मैपिंग करिए. और हमने किया है, हमारे ऑथर्स ने भी बहुत मेहनत की है उसमें. And that is, my collaborator is one of the leading person from education. He is in Canada, Commonwealth of Learning. He is my collaborator. I am the first author. He is. उनके सपोर्ट में हमने वो काम किया. That is very good studies and one of the simple studies we have done. मैं उसमें बहुत अच्छा और करना चाहता था, लेकिन हमको इंस्ट्रक्शन था कि आपको the key points they have added, जो ऑथर्स हैं उसके एडिटर्स हैं बुक के, उन्होंने कहा कि सर एक डेटा सेट्स में तो बिब्लियोमेट्रिक्स सभी लोग करते हैं, आपको मिनिमम 2 डेटा सेट्स यूज करना है, एटलीस्ट वेब ऑफ साइंस और स्कोपस दोनों यूज करना है. एंड सिंपली सेइंग नन ऑफ द सॉफ्टवेयर डील्स, जो भी बिब्लियोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो दोनों डेटा सेट्स को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, दोनों का स्ट्रक्चर्स आर टोटली डिफरेंट. तो हमने जो स्टडीज की है बाय मर्जिंग द डेटा सेट्स, उस समय अभी सॉफ्टवेयर्स आ गए, वी कैन मर्ज द डेटा सेट्स, लेकिन उस समय नहीं था. आई हैव रिटन अ होल प्रोग्राम इन आवर सॉफ्टवेयर, आई मर्ज द डेटा सेट्स, और उस पर हमने एक बड़ी अच्छी स्टडीज की है. बहुत टाइम लगा डेटा सेट्स को बनाने, और दैट हैज बीन पब्लिश्ड रिसेंटली. तो बिब्लियोमेट्रिक्स में तो ऐसा है कि आप कम से कम 4-5 पेपर तो आप आराम से डाल सकते हो इन ए ईयर, इफ यू वर्क इन द कोलैबोरेशन. अगर अकेले काम करोगे, आई विल नेवर रिकमेंड दैट यू वर्क अलोन, वर्क कोलैबोरेटिव. ठीक है. तो थोड़ा सा बात करते हैं बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज. व्हाट इज द बेनिफिट? पहला, डेटा सेट इज इजिली अवेलेबल. You can work with any of data set. It is, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि we will work on Scopus only or we will work in Web of Science only. No, I am conducting a lot of studies with the 4 data sets. आप चाहो तो PubMed पे भी कर लो. एक स्टडी मैंने अभी पब्लिश की है विथ मतलब सबमिट की है with one of the professor of pharmaceutical sciences, and we have taken data of PubMed, क्योंकि मेडिकल साइंस का PubMed and it is a free data sets. There is other data sets, Dimension.ai, you can take it. There is another data sets, OpenALX, it is one of the wonderful data set. तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेस है तभी आप कर सकते. If you have, you can work with the free data sets even. But problem, PubMed is very good because it indexes only the quality publications.
वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस के साथ भी यही है कि देयर इज गारंटी दैट ऑल द इंडेक्स पेपर्स इन वेब ऑफ साइंस और स्कोपस मीट्स द क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, तभी तो इंडेक्स है, कहते हैं स्कोपस इंडेक्स में होना चाहिए। बट अगर आप फ्री डेटा सेट्स लोगे, आप गूगल स्कॉलर पे भी कर सकते हो, वी हैव बीन कंडक्टिंग ऑन स्टडी, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द प्रेडिएटरी पब्लिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेडेटरी पब्लिकेशंस उसमें से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इंडेक्स एवरीथिंग, व्हाटएवर पब्लिश ऑन द वेब इट इंडेक्स एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है। सो सेकेंड इज, जैसा मैंने बोला कि इट कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी फील्ड ऑफ द स्टडीज। मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है, बट जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फॉर टुडे, जियोपॉलिटिक्स एंड ऑयल बिजनेस, आप देख लो, इसमें कोई पेपर आज तक पब्लिश ही नहीं, कोई बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज आज तक नहीं पब्लिश है, बिकॉज दे डोंट नो, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं जानते हाउ टू कंडक्ट अ बिब्लियोमेट्रिक। और इस तरह का कोई लिख ले पेपर, डेफिनेटली उसका पेपर टॉप जर्नल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। जैसे मैं कई लोगों के साथ काम कर, आई एम वर्किंग विद द पीपल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, आई एम वर्किंग विद द पीपल ऑफ आर्कियोलॉजी। एक मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टडीज हमने कोशिश की है करने की, अभी उस पर चल रहा है काम। हम लोग काम कर रहे हैं रॉक आर्ट्स पे। पहले के जमाने में लोग रॉक्स में आर्ट बना देते थे, जो लिपीज लिखी गई। कोई स्टडीज दुनिया में करी ही नहीं गई कि रॉक आर्ट्स पे का रिसर्च ट्रेंड क्या है, उसकी मैपिंग कोई कर सके। तो आई एम वर्किंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड ऑफ फ्रॉम द आर्कियोलॉजी फ्रॉम BHU, इज रिनाउंड रिसर्चर, लेकिन उसको खुद नहीं पता। सो वी आर वर्किंग, अब वो पेपर भी हमारा आने वाले समय में पब्लिश। सो आई एम वर्किंग विद सो मेनी पीपल, आई एम वर्किंग विद द पीपल ऑफ एजुकेशन, आई एम वर्किंग विद द पीपल ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। जो भी आ जाता है, अभी हम लोग एक जियोग्राफी के एक सर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पांडे जी हमको रिमोट सेंसिंग पे करना। उन्होंने कहा सर कर देंगे। बोले हम एक स्प्रिंगर की हमारी बुक आ रही है एडिटेड, उसमें वो चैप्टर, पहला ही चैप्टर आपका डालेंगे, रिमोट सेंसिंग में रिसर्च ट्रेंड ऑफ रिमोट सेंसिंग। उसमें पहला चैप्टर कौन जाएगा? बिब्लियोमेट्रिक्स का, एंड दिस इज स्प्रिंगर बुक। तो आप देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं उस फील्ड का नहीं हूं, मैं टेक्निक्स आपको बता सकता हूं कि ऐसा होगा। लिखने वाले तो background studies, introduction, discussion and conclusion, they will be writing. I can be good on data science. मैं आपको टेक्निक बता दूंगा how it can be conducted, करना आपको। मैं ट्रेंड निकाल के, मैं भले उसका नहीं हूं, मैं ट्रेंड जरूर निकाल दूंगा कि ये ट्रेंड है, उस फील्ड का जो है वो लिख सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इट कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी फील्ड ऑफ हिस्ट्री। रिक्वायर्ड मिनिमम और नो फंडिंग, फंडिंग की भी जरूरत नहीं है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, अरे फंडिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट मिलेगा तब तो हम काम करेंगे पब्लिकेशन पे। नो, आपको सिंपल क्या चाहिए? एक लैपटॉप बढ़िया विथ गुड कॉन्फ़िगरेशन और गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, बस, और कुछ नहीं चाहिए। नो फंडिंग रिक्वायर्ड। इवन डेटा सेट्स के भी एक्सेस का इट्स अ वन टाइम, एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, फिर हमको जरूरत नहीं। एंड वन ऑफ द यूएसपी ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कि जो भी इसके सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर फ्री। और आज हम लोग जो करेंगे, दो सॉफ्टवेयर्स पे ही सीखेंगे। वन इज वोसव्यूअर, दैट इज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ दैट डेटा, एंड वन इज बिब्लियोमेट्रिक्स। उसका ग्राफिकल प्लेटफॉर्म, पहले वो जो सॉफ्टवेयर आया था ना, दैट इज नोन एज बिब्लियोमेट्रिक्स, उसका एक ग्राफिकल इंटरफेस अभी डेवलप किया, दैट इज नोन एज बिब्लियोशिनी। तो पहले क्या कोडिंग करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, कमांड वी हैव टू गिव, बट नाउ दे हैव डेवलप अ ग्राफिकल इंटरफेस, जस्ट यू हैव टू अपलोड दैट डेटा सेट्स एंड परफॉर्म द एनालिसिस। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर फ्री, कोई पेड उसका वर्जन या एडवांस वर्जन नहीं।
Another benefit is the results can be published anywhere. कहीं भी publish कर दीजिए. मैं उस फील्ड का नहीं हूं, but I can publish a very good papers on geopolitics. अभी मैंने सोचा है I'll take help of one of the professors from JNU. मैंने उनसे डिस्कस किया था और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पब्लिश. देखिए आने वाले समय में देखिएगा हमारे पास एक पेपर हो जाएगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे हमने वर्कशॉप्स कराई है ना, तो ग्रुप्स हम बना देते हैं, डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स, बिब्लियोमेटिक्स रिसर्च ग्रुप. और एक ग्रुप से अगर आप अगले 6 महीने में एक पेपर भी सबमिट कर पाए तो हमारे पास बहुत से ग्रुप्स हैं. एंड इन लास्ट 1 ईयर में हमने लगभग 12-13 पेपर अच्छे पब्लिश कर लिए. आई एम हैप्पी टू मेंटर. मैं आपको बता दूंगा डेटा सेट से लेके कैसे करना है, राइट वे में कैसे करना है, ये मैं आपको. एंड यस, फॉर बिब्लियोमेटिक्स यू वोंट रिक्वायर्ड फुल टेक्स्ट. आपको पूरा पेपर नहीं चाहिए. यस, फॉर सिस्टमेटिक रिव्यूज, स्कोपिंग रिव्यूज जो अभी हमने 3rd डे के लिए रखा है, उसके लिए वी रिक्वायर्ड फुल टेक्स्ट ऑफ द. वही अंतर है. सिस्टमेटिक रिव्यूज बहुत ट्रेंड में है आजकल, ठीक है, उसको भी बताएंगे. अगर आप वो भी टेक्निक सीख लिए तो आप बड़े अच्छे पेपर्स पब्लिश कर सकते. पेपर इज लाइक आउट. जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ठीक है. सो एनालिसिस कैन बी इजिली कंडक्टेड यूजिंग द टूल्स. इट्स बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल. And this is a very catchy slide. What it has written? The draft of the paper can be prepared in 1 day. आपको लगेगा हाइपोथेटिकल है, बस यस, अगर आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए और पूरा दिन मिल जाए, डेफिनेटली. हमको अगर 5-6 घंटे मिल जाएंगे तो मैं इनिशियल फर्स्ट ड्राफ्ट तो मैं लिख लूंगा. And there were studies that we have been conducted in 7 days. 7 days में हमने complete paper लिख लिया, and 7 days में we have communicated the paper and it got accepted in one of the leading Q1 journal. अभी accept हुआ है, having impact factor of 2.5, acceptance rate is 6%. 7 days में वो पेपर हमने लिख लिया था. एक दिन में हमने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट हमने रेडी कर दिया था. एंड आई शेयर्ड अमॉन्ग माय कोलैबोरेटर्स एंड दे हैव वर्कड, दे हैव रिटन. एनालिसिस मैंने लिख के दे दी थी. माय वर्क हैज बीन डन. तो यस, अगर थोड़ा सा आप अच्छे से टेक्निक जान जाओगे, अगर आपके पास पूरा दिन है, जस्ट लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में वी हैव 5 days इन ए वीक. हमारा वीकेंड सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है. एंड मोस्ट ऑफ द रिसर्च वी डू ऑन सैटरडे संडे. 2 दिन हफ्ते में बहुत होते हैं. 2 दिन में हमारा इतना काम हो जाता है. मोस्ट ऑफ द स्टडीज में 4-5 घंटे चाहिए सुबह से शाम तक. एक पेपर हमारा ड्राफ्ट होगा. फर्स्ट ड्राफ्ट हम रेडी कर देंगे, उसके बाद लिखने का काम रहेगा, इंट्रोडक्शन, रिव्यूज, ये सब चीजें. Obviously it takes time, ठीक है. तो आप लोगों को भी कोशिश मेरी रहेगी कि एक ड्राफ्ट तो आपको रेडी करा दें, ठीक है. एंड देयर इज अनदर बेनिफिट टू कंडक्ट सम बिब्लियोमेटिक स्टडीज इज ऑफन साइटेड. अगर बिब्लियोमेटिक्स के पेपर आप लिखोगे, सबसे ज्यादा साइटेशन आपको मिलेगा. आप पब्लिश करके देख लो. जस्ट 2-3 years back I have published a very good paper, Distance and Online, Trends of Distance and Online Learning. It is a bibliomatics analysis published in very high and reputed journals. Distance Education Journal का नाम है. Impact factor 5.5, acceptance rate 5%. ठीक है. वो देखिए, मैं उस डोमेन का नहीं हूँ. With a collaborator, I have written that paper. और within 2-3 years, I got वो सबसे highest cited मेरा paper. It got more than 120 citation. हर साल 100 citation बढ़ जाती.
तो एक पेपर पब्लिश कर दोगे, ऐसा पेपर पब्लिश करो लोग याद रखें। और उस पेपर की वजह से मुझे बहुत से इनविटेशन आते हैं लोगों से के, कोलैबोरेटर्स के, कि राइट फॉरेन के बहुत सारे आते रहते हैं, हम काम नहीं कर पाते उनके साथ, लेट्स कोलैबोरेट। तो जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है ना, तो आपके पब्लिकेशंस की वजह से ही बढ़ती है। आप ग्लोबल तभी होंगे जब आपके पब्लिकेशन, एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द ग्रे एरिया इन मेनी डोमेन। लोग जानते ही नहीं है तो हाउ दे आर गोइंग टू पब्लिश। और जो जानते हैं, मैंने बोला कि एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, आई थिंक ही हैज लेफ्ट MNIT, उन्होंने 200 से ज्यादा पब्लिकेशन किए हैं मैनेजमेंट के। उनके पेपर मुझे रिव्यूज करने के लिए आए थे। देन आई केम टू नो दैट ये भी MNIT के आज भी बहुत से पेपर्स आते रहते हैं। कुछ जर्नल्स में ब्लाइंड रिव्यू नहीं होता है, तो उसमें ऑथर्स का डिटेल भी होता है। तो MNIT के बहुत से पेपर मैं देखता हूँ, IITs के पेपर्स, एम्स के पेपर्स। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक रिव्यू करने के लिए पेपर आया, जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया, और पेपर मुझे मजबूरी में रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि इट इज रिटन बाय द डॉक्टर्स। अच्छा लिखा है बट द वे दे हैव कंडक्टेड वो गलत किया। तो मैंने सजेशन में अच्छे से लिखा है और फिर सबमिट करने के लिए उनको बोला था। तो बड़े अच्छे अच्छे जर्नल्स के आते हैं, मेडिकल साइंस, अलग अलग डोमेन्स के आते हैं। आई ओनली रिव्यू द टेक्निक्स, सही टेक्निक यूज किया है कि नहीं, आपका एक्सेप्टेंस रेट सबसे बेस्ड ऑन द मेथोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट। मेथोलॉजी आपको वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। वी हैव अ टेम्पलेट, वो टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा। जस्ट यू हैव टू फिल द गैप्स इन द टेम्पलेट्स और आपका पेपर रेडी हो जाए। So bibliomatics, there are studies which shows that on average 3 times more than original research, जो original research paper raw data primary data पे लोग काम करते हैं उससे 3 times ज्यादा citation मिलते हैं। ये स्टडी है, मैं ऐसे नहीं बोल, एवरेज 3 times ज्यादा citation मिलते हैं। और मैंने देखा है, अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश हम लोग करते हैं, कोर रिसर्च पेपर ऑन द प्राइमरी डेटा, तो उसमें साइटेशन बड़े कम आते हैं। बट अगर रिव्यूज पेपर लिखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ साइटेशन विद इन ईयर। आपको पता चलेगा आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से भी ज्यादा आपके साइटेशन आ गए। बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे रहिए कि अपने गुरु से भी आगे बढ़िए, ये उनके लिए खुशी की बात है। ठीक है, एक टीचर्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके रिसर्च स्कॉलर्स अच्छा करें। ठीक है, ऐसी ही मुझे लगता है मोर और लेस सभी टीचर्स की सोच रहती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, हु इज पब्लिशिंग मोस्ट पेपर्स इन बिब्लियोमेट्रिक फील्ड। ऐसा शुरू में माना जाता था कि दिस इज द डोमेन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लोग ऐसा मानते थे, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। इट वॉज जस्ट अ परसेप्शन। जब डेटाबेस आ गए तो वी हैव एनालाइज्ड। सो कंट्री वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, दिस इज द रियल डेटा मैं शो कर रहा हूं कि हु इज पब्लिशिंग, ये कंट्री के नेम है, और इंडिया इज रैंक्ड ऑन 3rd पोजीशन इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन ऑन बिब्लियोमेट्रिक्स। ये देखिए बहुत अच्छी बात है ना कि देखिए चाइना इज मच अहेड, उसकी कोई तुलना ही नहीं है, followed by United Kingdom, and India is the 3rd largest country to publish bibliometrics papers. तो अगर जो लोग कह रहे थे कि बिब्लियोमेट्रिक्स इंडिया कर रहा है कंट्रीब्यूशन, और लाइब्रेरी साइंस के लोग नहीं कर, लाइब्रेरी साइंस का तो कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। एंड नाउ आई विल शो यू दैट कौन से ऐसे एरियाज के लोग हैं जो सबसे ज्यादा बिब्लियोमेट्रिक्स पेपर इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जो पब्लिश कर रहे हैं, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा हु इज द लीडर, मेडिकल साइंस। उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, पर मेडिकल साइंस के लोग सबसे ज्यादा बिब्लियोमेट्रिक्स
और सिस्टमेटिक रिव्यूज करते हैं। और ये देखिए आपके लिए बीइंग अ रिसर्चर, ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा एरिया है। यू कोलैबोरेट विद द डॉक्टर्स, इस तरह से अच्छी लॉयजरिंग भी बैठ जाएगी आपकी डॉक्टर से। आप अपने बताइए कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द प्रोफेसर ऑफ आयुर्वेदा, आई एम राइटिंग अ वेरी गुड पेपर्स। अभी मैं कई काम करूंगा उस पे। देन फॉलोड बाई हु इज पब्लिशिंग, इट्स द सोशल साइंस डिसिप्लिन। और सोशल साइंस में भी कई डिसिप्लिन के लोग काम करते हैं कलेक्टिवली। फिर जो सबसे बड़ा एरिया आता है यू विल, वो आता है मैनेजमेंट। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैनेजमेंट के लोग, तो मैनेजमेंट के लोग पूरे जो पब्लिकेशन होता है बिब्लियोमेट्रिक्स में पूरी दुनिया में, उसमें 4.1% कंट्रीब्यूशन किसका है। और दूसरे डिसिप्लिन का आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक इसलिए अभी ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये कितने कंट्रीब्यूशन करते हैं, 2.6%। डिसीजन साइंस और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 2.6% इनका है। आप देखिए साइंसेस के लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री और ये सब की डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग 6.2%। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है मेडिकल साइंस के लोग। एंड मेडिकल साइंस, व्हेन आई से दैट मेडिकल साइंस, इट इंक्लूड्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लोग भी करते हैं, अगर आप साइकोलॉजी के लोगों के साथ काम कर सकते। In India, who is publishing more number of papers on bibliomatics? So it's CSIR. CSIR के लोग पहले परसेप्शन था कि they were publishing papers on raw data sets, जो डेटा जो एक्सपेरिमेंट वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। CSIR scientists are publishing papers on bibliomatics and they are leaders. देख लीजिए ये पूरा माई अल्मा मेटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मैं यहाँ पे डिबेट नहीं करना चाहता उस मैटर में, हाउ इट्स पेपर्स। तो मैं कह तो रहा हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज पेइंग 1 लाख रुपीज फॉर वन पब्लिकेशन। ये स्कोपस अगर आप एक कर दोगे 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, और स्कोपस में पेपर होना चाहिए। तो सबसे आसान क्या है, बिब्लियोमेट्रिक्स पब्लिश करो। That's why, और there are a lot of controversial issues are there, मैं उसमें नहीं जाना था। तो अब ये सारी बात हुई who is publishing the bibliometrics। अब देखा कि आपने एक चीज देखा होगा कि जब bibliomatics, the area of bibliomatics is very broad and it can be conducted in any domain of the studies। तो आप सोशल साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंसेस से हो, इंजीनियरिंग से हो, मेडिसिन से हो, it simply does not matter। Only matter is the techniques you are going to use। और मेजॉरिटी ऑफ पूरी दुनिया में जो स्टडीज बिब्लियोमेट्रिक्स की होती है वो गलत तरीके से। अब धीरे धीरे पहले एक्सेप्ट भी हो गई है, मेरी खुद एक्सेप्ट हो गई है बहुत सी स्टडीज, बिकॉज दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग कि सही तरीका क्या है। और सॉफ्टवेयर वाज नॉट कैपेबल उस समय, उस तरह से सोच के बनाया भी नहीं गया था। वंस द इश्यूज कम्स, तब हमने देखा कि नहीं, इसमें ये चीज भी ऐड करनी जरूरी। ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज। बिब्लियोमेट्रिक्स इज ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टडीज, द मेटाडेटा सेट्स वी आर गोइंग टू डाउनलोड। और ये क्या है, सिंपली आप क्या करते हो, जो डेटा डाउनलोड करते हो अबाउट द पब्लिकेशंस विच कैरीज ऑथर्स नेम, एफिलिएशंस, कंट्री नेम, कीवर्ड्स, ये सारा वहां से हम डाउनलोड कर लेते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। दैट्स व्हाई वी नीड अ डेटाबेस rather than a search system। अगर आप JSTOR चाहो यूज करना, यस यू कैन यूज, लेकिन वो मेटा डेटा उस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। एंड कोई सॉफ्टवेयर केवल एक सर्च सिस्टम लाइक JSTOR, प्रोजेक्ट म्यूज, साइंस डायरेक्ट, डिजिटल लाइब्रेरी, IEEE, दीज आर द सर्च प्लेटफॉर्म्स। ये इस तरह के डेटा, उसका जो मेटा डेटा सेट्स है उसको
एनालाइज डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता. इट्स रिक्वायर्ड अ डेटाबेस. और डेटा व्हेन आई कम्स डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में आता है वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, पबमेड, लेंस, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक्स, ओपन एलेक्स, डायमेंशन एआई, सो मेनी डेटाबेस आर देयर. क्या एनालिसिस करते हैं हम लोग बिब्लियोमेट्रिक्स में? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनालिसिस करते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ पब्लिकेशन. हाउ द पब्लिकेशन इन ए पर्टिकुलर डोमेन हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स. ठीक है, तो क्या स्लो प्रोग्रेस हुआ है किसी डोमेन में, या स्टैग्नेंट रहा है, इंक्रीज हुआ है, लीनियर हुआ, क्योंकि दीज आर ऑल मैथमेटिकल टेक्निक्स और उसके हिसाब से वी कैलकुलेट साइटेशन, एवरेज साइटेशन, मीन मीडियन, ये सब कैलकुलेट्स कर लेते हैं. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर देता है, आपको एसपीएसएस की जरूरत नहीं है. ये भी देखते हैं हम हु आर द मोस्ट प्रोलिफिक रिसर्चर इन द फील्ड. व्हेन आई से द प्रोलिफिक रिसर्चर, व्हाट इट मीन्स. ये देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्या है हमारे साथ, दैट व्हेनेवर वी राइट आवर थीसिस वी ऑलवेज व्हाट वी डू, पिक एंड चूज मेथड यूज करते हैं. वी डाउनलोड फ्यू स्टडीज, गूगल स्कॉलर से सर्च कर लिया, गूगल कर लिया, और जो अच्छा लगा उसको डाउनलोड कर लिया, और वी आर नरेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ दोज ऑथर्स. कोई उसका मतलब नहीं है, इट इज सिंपली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन योर थीसिस. उसको कोई नहीं पढ़ता, नोबडी रीड्स. केवल आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत, आपका गाइड भी कभी नहीं पढ़ता, आपका इवेलुएटर जो थीसिस इवेलुएटर वो भी कभी नहीं पढ़ता, और उसके पे कोई पब्लिकेशन हम नहीं कर सकते. और एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जो उस एरिया में पर्टिकुलर जिस थीसिस आपकी जो टॉपिक है आपका, हु आर द की रिसर्चर इन द फील्ड, उनके पेपर तो आपने रिफर ही नहीं किए. अब ये उसी तरह से है जैसे आप ग्रेविटी पे कोई रिसर्च करो और आइंस्टाइन का कोई पेपर रिफर ना करो. हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी? सब ये इंडियन रिसर्चर के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम. और मैं तो आजकल देखता हूं थीसिस, और मोस्ट ऑफ द थीसिस में एक कॉमन इश्यूज है कि बिकॉज दे डोंट नो, उन्होंने कुछ पेपर्स डाउनलोड किए एंड दे आर नरेटिंग द फाइंडिंग, दे डोंट नो हु आर द की रिसर्चर इन ए पर्टिकुलर फील्ड. कौन लोग उस टॉपिक पे की रिसर्चर है, तभी तो उन्हीं के पेपर हमको रिफर करने, हमको दूसरे के पेपर रिफर करके क्या करेंगे? तो ये पता ही नहीं है. बिब्लियोमेट्रिक्स से ये भी पता चल जाता है. देन प्रोलिफिक इंस्टीट्यूशन, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस एरिया में दे आर लीडर्स. हर पूरी दुनिया में पता चल सकता है कि इस एरिया में, अब जैसे मैं जियो पॉलिटिक्स और पेट्रोलियम पे अगर स्टडीज करूं तो मैं ये बिल्कुल बिब्लियोमेट्रिक्स से पता कर सकता हूं कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो सबसे ज्यादा इस एरिया में काम कर रहे हैं. इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स, ऑथर्स होंगे वहां, रिसर्चर्स होंगे. देन कंट्रीज, कौन सी कंट्री है जो उस एरिया में सबसे बेस्ट कर रही है. ये ट्रेंड हम देखिए कैसे एनालिसिस, और इट इज वेरी इजी टू जनरेट द ट्रेंड. यही बिब्लियोमेट्रिक्स में हम करते हैं. बट यस, नाउ वी डू ए लॉट ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स. फिर हम कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो आपके टॉपिक्स से रिलेटेड पेपर सबसे ज्यादा पब्लिश करते हैं, so that you can identify the potential journals to submit. आपको पता ही नहीं है, आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से पूछते हैं, अरे सर पेपर लिख लिया, कहाँ कम्युनिकेट करें? आपको पता ही नहीं है हाउ टू फाइंड अ गुड जर्नल फॉर योर, आपको सही जर्नल, फाइंडिंग अ सुटेबल प्लेस फॉर योर जर्नल इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. तो बिब्लियोमेट्रिक्स से हमको ये भी पता चल जाएगा कि किस जर्नल्स में हमको डालना है. वो स्टडीज करोगे, उसी को उस जर्नल में डाल दोगे, ये भी पता चल जाएगा. तो यू डोंट नीड एनी जर्नल फाइंडर, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से जर्नल्स हैं, उस टॉप जर्नल्स में डाल दीजिए. बिल्कुल हो सकता है. दिस इज
वेरी गुड एनालिसिस, इसको हम लोग सीखेंगे. दिस इज थीमेटिक एनालिसिस, रिसर्च मैपिंग टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप. इससे बिब्लियोमेट्रिक से ये भी, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. सेम डेटा सेट्स पे यू विल एबल टू फाइंड दैट व्हाट शुड बी द टॉपिक्स. अगर आप ब्रॉड एरिया में काम कर रहे हो तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नैरो क्या क्या टॉपिक्स में काम हो सकता है. अपने टॉपिक, रिसर्च के टॉपिक्स को आप चेंज भी कर सकते हो. एंड नॉट ओनली, इट सजेस्ट अ वेरी गुड टॉपिक्स. एकदम करंट टॉपिक आप चाहिए कि करंट क्या चाहिए इस डोमेन में, करंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, ये मैप ये भी बताता है. सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट एस्पेक्ट एज वेल. ठीक है. फिर मैंने बोला हॉट स्पॉट ऑफ द टॉपिक. क्या कैसे थीमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसर्च. बट वंस यू आइडेंटिफाई द थीम्स, you can write a very good reviews papers. मैं बोल रहा था कि आप फ्यूचर रिसर्च में कौन कौन से टॉपिक लेके करना है, इस मैप से ये भी जान सकते हो. मैप है ना, ये मैप हम लोग क्रिएट करेंगे और आपको आपके ही टॉपिक में मैं कम से कम 5 ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा जिसपे फ्यूचर के रिसर्च करना चाहिए, एंड दैट इज अ ट्रेंडी टॉपिक. कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट नहीं करता on the which you can identify the current topics. Forget about those days जब आपके रिसर्च सुपरवाइजर बोल देते हैं जाके रिव्यू सर्च करो, थोड़ा सा देखो, लिटरेचर सर्च करो. दैट इज द ओल्डर टॉपिक, उसका कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू गो सर्चिंग द लिटरेचर के लिए सर्चिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए. अब वो भी सीखेंगे हाउ टू सर्च राइटली. व्हाट इज द राइट वे टू सर्च. आपका गूगल सर्च जैसे आप सिंपल नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी देते हो, दैट सर्च इज मैकेनिज्म इज नॉट गोइंग टू वर्क. वी आर गोइंग टू सर्च अ डेटाबेस, एंड डेटाबेस हैज इट्स ओन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, जिसको हम बोलते हैं सर्च स्ट्रिंग. तो हम लोग सर्च स्ट्रिंग डेवलप करेंगे. सो if we'll identify the themes, hot spot, and future areas of work, we will able to identify the population gap, methodological gaps, knowledge gap, empirical gaps. ये सारे research gap identify हम लोग कर लेंगे. And then we can write in the statements, जो आप वेग स्टेटमेंट हमेशा लिखते हो इन योर सिनॉप्सिस एंड थीसिस, कि बेस्ड ऑन द लिटरेचर दैट यू हैव चूजन, पिक एंड चूज मेथड दैट यू नेवर डिस्क्लोज्ड, बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू इट हैज बीन फाउंड दैट only the few studies or none of the studies have been conducted in domain. That's why your research is very significant and timely. वेग स्टेटमेंट कैसे आपको पता? हाउ यू मैप्ड? नथिंग. वो आपने 10-15 पेपर डाउनलोड कर लिए अपने चॉइस से और यू आर राइटिंग देयर फाइंडिंग. ये हम एकेडमिया में बहुत करते आए हैं. इट इज वेरी डेंजरस स्टेटमेंट. आप साइंस में, रिसर्च में आप कैसे ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो? एंड ऑल इन थीसिस आई फाउंड दैट दे राइट द सेम पैटर्न, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडीज. सो जब तक the main thing is identifying the research gaps. Gaps identify कोई नहीं करता, because through traditional review techniques you will not able to identify the research gap. It is only through bibliometrics analysis and systematic review you will identify all the research gap. ठीक है. तो ये बेस है. अगर यही नहीं जानोगे ना, यही नहीं पढ़ाया जाता रिसर्चर को, और इसीलिए हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं, दे अच्छे पेपर्स भी नहीं पब्लिश कर पाते, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप. किसी बुक में लिखा तो है कि रिसर्च गैप क्या होता है, बट इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप. थ्योरेटिकल का आजकल जमाना नहीं है. It is about the skills and identifying the research gap
इज द स्किल्स जो आपको सीखना है, किसी एरिया में कर सकते हैं। हम लोग पब्लिश करते, मैं कह रहा हूं ना, मैं बहुत डोमेन्स में काम करता हूं, मुझे आइडिया ही नहीं होता, मुझे टर्म्स के बारे में भी जानकारी नहीं होती। आई सिट विद देम बिकॉज दे नो द सब्जेक्ट बेटर, मैं डेटा एनालिसिस पूरा करके दे देता हूं। नाउ दिट इज देयर कप ऑफ टी कि उसको कैसे वो लिखते हैं, और बहुत अच्छी इंसाइट्स आती है। अब देखिएगा आपके टॉपिक्स में इतनी अच्छी इंसाइट्स आएंगी, एंड व्हेन यू प्रेजेंट इन योर प्रोग्रेस रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ योर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी या जो भी होती होगी आपकी, तो लोगों को अच्छा लगेगा कि अच्छा ये काम ये कहाँ से सीखा, लोग यही बात करते। तो बहुत चीज देखो, इट इज बिब्लियोमेट्रिक्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बट मेन आइडिया दैट इट्स नॉट ओनली द पब्लिकेशन, इट्स अबाउट द फाइंडिंग द रिसर्च गैप। बहुत अच्छी काम किए जा सकते हैं, एंड जितना मैं डेप्थ एनालिसिस करता हूं, मैं सोचता हूं कि इससे क्या, इवन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है दे डोंट नो कि इसका पर्पस ऐसे भी हो सकता है। बिब्लियोमेट्रिक्स वाज ओरिजिनली नॉट, सॉफ्टवेयर वाज नॉट डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, इट वाज नॉट डेवलप्ड टू कंडक्ट सिस्टमैटिक रिव्यू। लेकिन यस, उसका यूज कैसे करना है सॉफ्टवेयर का, हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, सो आई सेड दैट एक ही डेटा सेट्स हम डाउनलोड करेंगे एंड वन कैन पब्लिश 3 पेपर्स। ठीक है, एक पेपर हम पब्लिश कर सकते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स आर्टिकल का, दैट इज एक पेपर हम लोग स्कोपिंग या सिस्टमैटिक रिव्यूज कर सकते हैं, और एक पेपर हम मेटा एनालिसिस में कर सकते हैं। सो जो जिनका डेटा क्वांटिटेटिव है, द रिसर्च पेपर इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, लाइक साइकोलॉजी में होता है कि पॉपुलेशन सैंपल्स क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा मेटा एनालिसिस होता है जिसमें कॉज इफेक्ट देखा जाता है किसी ड्रग्स का, तो कितना सैंपल ड्रग का लिया, क्या पॉपुलेशन था, कौन सा जेंडर था। सो उसमें हम मेटा क्रिटिकल अप्रेजल और स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन जब निकाल देते हैं तो मेटा एनालिसिस हो जाता है। मेटा एनालिसिस इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू द सिस्टमैटिक रिव्यूज। वो भी अगर टाइम मिलेगा तो बता देंगे। तो एक डेटा सेट्स हमने किया है ऑलरेडी, मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखा दूंगा, मेरे पेपर रिव्यूज में है। वी हैव कंडक्टेड स्टडीज ऑन भगवद गीता, 3 पेपर सबमिट किया हमने। नन ऑफ द मेटा एनालिसिस हैज बीन कंडक्टेड। अभी आज तक पूरी दुनिया में भगवद गीता पे मेटा एनालिसिस नहीं हुआ, वी कंडक्टेड। कोई सिस्टमैटिक रिव्यूज नहीं हुआ, वी हैव कंडक्टेड। कोई बिब्लियोमेट्रिक्स नहीं हुआ, हुआ था बिब्लियोमेट्रिक्स बट वेरी कैजुअल वे, पब्लिश इन गुड जर्नल, हमने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में किया, एंड ऑल 3 पेपर्स आर इन रिव्यू। एक महीने में 3 पेपर हमारे एक ही डेटा सेट से, 3 पेपर्स वी गॉट रेडी। इट इज नथिंग टू डू विथ भगवद गीता, मेरा रिलीजन मेरा एरिया नहीं है, but my collaborators are from that background. They have written fantastically. Data पे काम तो मैं methodology, and we have done a very good data triangulation. We use statistical techniques. मैं दिखाऊंगा पेपर हमने कैसे किया, very simple analysis. लेकिन presentation आजकल कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। It's a marketing technique. Visible, आपका पेपर अच्छा दिखना चाहिए with good techniques. So I keep saying that writing is an art. ये आर्ट है कि कितना सुंदर आप पेपर को बनाते हैं। विजुअलाइजेशन क्यों यूज कर रहे हैं? ऑल दिस विजुअलाइजेशन ग्राफ देखने से अच्छा लगता है, और अगर अच्छे से लिख भी दो तो इट इज एडेड एडवांटेज। सो दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू रिप्लेस योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मीनिंगलेस टॉपिक विच कैरीज मोर सिमिलरिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के? एक तो उससे कुछ नहीं आता, वी ऑलवेज मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट्स, उसको कोई पढ़ता नहीं है, इट इज सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन थीसिस, और उससे कुछ नहीं कर सकते आप, नोबडी रीड्स, कोई एक इवैल्यूएटर भी नहीं देखता उसको।
आप भी कभी उसको पढ़ोगे नहीं पूरी लाइफ में। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इट कैरीज मोर सिमिलरिटी। जब आप सॉफ्टवेयर में डालते हो तो किसी में आए ना आए उसमें सिमिलरिटी ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज इट डायरेक्टली आप कितना भी पैराफ्रेजिंग कर लो वो आएगा ही। ठीक है, यस। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर हर थीसिस में लिखा जाता है, दिस इज फॉर द ऑनलाइन सो आई एम रिपीटिंग, इसमें से कौन सा स्टेप उसको रिप्लेस कर सकता है? ऑल बिब्लियोमेट्रिक सिस्टमैटिक रिव्यू, ये दोनों। जो हम टॉपिक के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जस्ट करेंगे, ऐड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मेरे जितनी थीसिस हुई है मेरे स्टूडेंट्स की, आई प्रोड्यूस 7 PhDs, सब में मैं यही कराता हूं एंड आई गॉट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द इवेल्युएटर्स। हम पहले आइडेंटिफाई करें रिसर्च गैप, तभी तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ही है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। जब रिसर्च ही गैप आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर मेथोडोलॉजी? ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे कि इस पे रिसर्च हुआ है, इस पे हम करने जा रहे हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द बेस ऑफ योर रिसर्च। उसी टॉपिक को हम सबसे कैजुअल लेते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट रिप्लेस दैट। आप एक पेपर पब्लिश करो बिब्लियोमेट्रिक्स पे और जस्ट वही पेपर आप थीसिस में डाल दो, दैट इज एनफ। फॉलो द साइंस पीपल अप्रोच। साइंस में यही करते हैं, पब्लिश करते हैं और 5 पेपर पब्लिश करेंगे, उसको कंबाइन करके एक थीसिस बना देंगे। आपको कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं। आई डिड, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ बिब्लियोमेट्रिक्स कर लो, आइडेंटिफाई अ वेरी गुड रिसर्च गैप्स, वी आइडेंटिफाई द एविडेंस गैप, मेथोडोलॉजिकल गैप, और उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव तभी फ्रेम करते हैं, हाइपोथेसिस तभी फ्रेम करते हैं एंड इट कैरीज वेरी। उससे हमारा क्या होता है, हम पेपर 2 पेपर पब्लिश भी कर लेते हैं उसी से। फाइंडिंग से तो बाद में पब्लिश करेंगे वंस वी सबमिट द थीसिस, लेकिन पहले ही हमने 2 पेपर पब्लिश कर लिए और वही पेपर को कंबाइंड करते हैं और सीधे डाल देते हैं, कुछ नहीं चेंज करते, नथिंग। इवेल्युएटर पढ़ता है तो उसको भी लगता है कि दिस इज द वे टू कंडक्ट द सिस्टमैटिक। तो जो होता आ रहा है, फॉरेन में पहले ही रिप्लेस कर दिया उसको, इंडिया में इट्स न्यू टेक्निक्स। तो मैं बहुत जगह में आई हैव डन अ ट्रेनिंग इन वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस यूके, including Oxford, Cambridge, Bristol, Birmingham, so many universities में trainings होते थे। So we interact with the people, जो लोग इतने बड़े रिसर्चर्स थे, वहां बहुत तामझाम नहीं होता है। They are straightforward। 100 पेजेस काफी है थीसिस का। बहुत पेजेस, 250 पेज, 300 पेज की थीसिस लिखना जरूरी थोड़े है। मेरे स्टूडेंट की कोई भी थीसिस 200 पेज से ज्यादा नहीं होती, जरूरी ही नहीं है। 200 पेज भी ज्यादा है, मुझे लगता है 100 पेज काफी। 100 पेजेस है ना। और आप चाहो तो यू कैन डू अ कंप्लीट बिब्लियोमेट्रिक्स एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज, पूरा थीसिस ही इस पे कर सकते हो एंड नोबडी कैन चैलेंज, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। कई लोग साइंस में, मैनेजमेंट में मैंने देखा पूरी पीएचडी बिब्लियोमेट्रिक्स पे, आप शोध गंगा पे सर्च करके देख ले, बहुत लोग करते हैं किसी डोमेन का, क्योंकि रिसर्च में समथिंग नया आना चाहिए एंड दैट शुड बी वैलिडेटेड रिसर्च। इस तरह से करोगे तो आपका स्कोप, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको राजस्थान में मेवाड़ रीजन का करना है, अलवर पे करना है, ये जियोग्राफिकल रीजन आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। रिसर्च शुड बी जनरलाइज। अब जो डेटा सैंपल पे करते हो आप, वो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है, दिस इज लिमिटेड इन स्कोप, आप उसकी फाइंडिंग को जनरलाइज नहीं कर सकते। बट बिब्लियोमेट्रिक्स की फाइंडिंग को पूरे ग्लोबल रिसर्च से आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, तो बिल्कुल लोग करते हैं। तो स्टूडेंट का जैसा चॉइस होता है, दे शुड चूज। मैथमेटिक्स का हो, स्टैटिस्टिक्स का हो, मैनेजमेंट साइंस का हो, आप बोलिए अपने रिसर्च गाइड को कि हम तो बिब्लियोमेट्रिक्स टॉपिक लें। नोशन जो है ना लोगों का, परसेप्शन,
इतना एडवांस टेक्निक्स, इट हैज चेंज द नोशन ऑफ द पीपल। जो लोग सोचते थे कि बिब्लियोमेट्रिक्स तो क्या करते होंगे, यही लोग बस करते हैं। यू सी दैट हु इज कंडक्टिंग बिब्लियोमेट्रिक्स, इट्स द मेडिकल साइंस पीपल्स आर द लीडर्स। दूसरे डोमेन के लोग बहुत कम कर सकते हैं। और मेरा आइडिया है कि मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, स्पेशली लैंग्वेजेस में जरूर करूँगा। मेरा आइडिया है, और कोई मुझे इंग्लिश या इस तरह का कंपैरेटिव लिटरेचर का मिला, I would like to done a research on Shakespeare. मैं बिल्कुल करूंगा, और बहुत अच्छा रिसर्च जर्नल। मेरा आइडिया है, आई एम नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि मैं तो नहीं जानता उस फील्ड का, बस शेक्सपियर पे मैं बिब्लियोमेट्रिक्स करूंगा, सिस्टमेटिक। और बहुत अच्छी स्टडी होगी। लेट्स हैव अ क्वांटिटेटिव स्टडीज। आप क्वालिटेटिव स्टडीज में उस डेटा को कन्वर्ट करते ही हो क्वांटिटेटिव फॉर्म में, सो दैट यू कैन जनरेट इनसाइट्स। सो लेट्स कन्वर्ट द क्वालिटेटिव डेटा इन द क्वांटिटेटिव। अब किस थीम पे पूरी दुनिया में मैं ये रिसर्च करना चाहूं कि शेक्सपियर ने, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शेक्सपियर, बट आई ओनली नो कि ही वाज द फेमस राइटर, पोएट। बस मैं इतना ही जान, मैं अगर ये जानना चाहूं कि शेक्सपियर से कौन से थीम्स पे उनका वर्क सबसे ज्यादा है, ये कोई भी आपका इंग्लिश का भी प्रोफेसर नहीं बता पाए। दे कैन एज्यूम एजम्पशंस बेस्ड ऑन सम बुक्स रिटन बाय देम। बस शेक्सपियर के वर्क पे कितने लोगों ने लिखा, क्या लिखा, व्हाट इज द परसेप्शंस, ये किसी की स्टडी नहीं हुई होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो जो लोग अगर ह्यूमैनिटी सोशल साइंस से भी है, बिल्कुल हिंदी में भी किया जा सकता है, उनके राइटर्स पे किया जा सकता है, फिक्शंस पे किया जा सकता है। मैं कई स्टूडेंट्स के, जैसे हिंदी सब्जेक्ट में हमारे यहाँ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, तो वो लोग डीन नॉमिनेट कर देते हैं, तो आई एम द पार्ट ऑफ दैट। मैं उनके स्टडीज को भी इसी व्यू से देखता हूँ। वो गया कि ठीक है कि रामचंद्र शुक्ल पे आप लिखिए उनके, तो आप जो लिखते हो इट इज नॉट वैलिडेटेड। अब रामचंद्र शुक्ल पे कोई लिख रहा है हिंदी में, तो वैलिडेटेड नहीं, इट्स देयर ओन परसेप्शन। उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और लिख दिया कि अच्छा रामचंद्र शुक्ल का तो इस वर्क था, और उन्होंने नारी के बारे में ये कहा है, ठीक है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द फ्यू लिटरेचर, इट हैज नॉट मैप्ड ऑल द लिटरेचर। तो कोई कैसे कह सकता है कि रामचंद्र शुक्ल का विमेन के लिए ऐसा कहना था? जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, उस तरह से निकाला ही नहीं जाएगा। तो आप देखिए, जब आप करते हो ना, आपको बहुत से आइडियाज आते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, ऐसे कोई मिलता है रिसर्चर, तो मैं डिस्कस करता हूँ कि ऐसा देखो किया जा सकता है। तो उसको भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसको आइडिया है कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में उसको पता है, तो स्टडी करेंगे। तो देखिए, कहीं भी करिए 3 पेपर, तो हम लोग स्टार्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ? ब्रेक लेना है? हाँ, इन लोगों को थोड़ा सा आसानी लगे, कंटिन्यू करें कि ब्रेक दें? What I said that whether we should, हाँ अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है that from where I should begin, कहाँ से शुरू करें? तो वहीं से शुरू करें जो सबके दिमाग में है, टॉपिक, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक फॉर बिब्लियोमेट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे टॉपिक डिसाइड करें, और इसका मैं मोस्ट प्रैक्टिकल वे बताऊंगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू थ्योरेटिकल की रिसेंट होना चाहिए, आई एम गोइंग स्किपिंग दैट टॉपिक। यहां पे गूगल इज गोइंग टू हेल्प यू। जो आप करते हो, गूगल से सर्च करते हो, कुछ पेपर डाउनलोड कर लेते हो। सो गूगल उसके लिए नहीं बना है,
And if you are being a scholar, don't use Google. It's a simple as search engine. Use Google Scholar. It is a database. It's an academic search engine for scholarly publications. तो गूगल आपको नहीं यूज करना है. इंस्टीड बीइंग अ स्कॉलर आपको क्या यूज करना है? गूगल स्कॉलर. बहुत अच्छा डेटा, इस पे भी बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज की जा सकती है. एंड वन ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, प्रोफेसर हेजिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइंसेज, शी हैज डेवलप्ड अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, पब्लिश और पेरिस. बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया फ्रॉम द मैनेजमेंट साइंस. छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो भी अगर टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे. उसको आप यूज कर सकते हो टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम गूगल स्कॉलर. गूगल स्कॉलर से डायरेक्टली आप डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. You need an additional tool, and this software, Publish and Paris, is going to. So searching Google Scholar, आपको क्या करना है? आपको scholar.google.com पे जाना है, ठीक है? That is yours. और पहले ये देखना है कि इस आपके टॉपिक से रिलेटेड काम हुआ है कि नहीं. Whether any previous studies on bibliometrics have been conducted or not. पहले तो ये पता करना पड़ेगा. आप जो सर्च करते हो गलत तरीके से सर्च करते हो. दिस इज कॉल्ड सर्च स्ट्रिंग, एंड यू नोट डाउन दिस स्टेप. आप कर भी सकते हो अभी, अगर या लंच ब्रेक में आप कर लेना, ठीक है? आपको मेंशन करना है इन गूगल स्कॉलर्स, ऑल इन टाइटल इज ए फील्ड. इन टाइटल में होना चाहिए योर टॉपिक in brackets separated by end. End is a operator, boolean operator. There is boolean operator, end or not बताएंगे उसको. And then bibliometrics. तो अगर आपको bibliometric करनी है तो first you decide whether anybody has conducted a bibliometrics studies or not. अगर किसी ने कर लिया है और उसी पे करोगे तो एडिटर पहले चेक करता है whether, और सेम वे से सर्च करता है. अगर पहले से कोई स्टडी पब्लिश हो गई है सेम टॉपिक पे एंड इट इज रिसेंट स्टडीज, तो आपका सारा वर्क बेकार हो गया. तो पहले तो आप यूज दिस टेक्निक. व्हाट यू नीड टू डू? ऑल इन टाइटल कोलन योर टॉपिक इन ब्रैकेट एंड बिब्लियोमेट्रिक. ठीक है? Then if you need to conduct a systematic reviews, then you can mention all in title, your topic and systematic reviews. देखिए अलग अलग स्टडीज है ना. I said that you will publish 3 papers. One is systematic reviews, one is bibliometrics and one is meta analysis. And scoping reviews भी कर सकते हो. आप बताऊंगा there is difference. मोर और लेस ब्रॉडर लेवल पे सेम है स्कोपिंग रिव्यूज और सिस्टमैटिक रिव्यूज. थोड़ा सा अंतर है, मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा व्हेन आई टेल यू हाउ टू कंडक्ट सिस्टमैटिक रिव्यूज. ठीक है? और मेटा एनालिसिस में भी आपको यूज करना है. यू नोट डाउन दिस स्टेप. ये सब आपका बिफोर सेलेक्टिंग ऑफ टॉपिक्स, जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इसमें इस तरीके से आपको देना. ऑल इन टाइटल कोलन योर टॉपिक कोलन एंड ऑपरेटर होना चाहिए. देयर आर 3 ऑपरेटर, एंड और नॉट. ठीक है? जैसे मैंने टॉपिक में कह रहा था दैट आई हैव चूजन, आप अपने टॉपिक को लीजिएगा. टॉपिक कैसे? टॉपिक में पूरा वर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च नहीं देना है. मैं बताऊंगा कैसे आपको सर्च स्ट्रिंग डेवलप करनी है. टॉपिक मीन्स you have to develop the keyword. ओके? मैं बताऊंगा इसको जस्ट लंच के बाद, आफ्टर स्लीपिंग सेशन. सो ऑल इन टाइटल आई हैव द टॉपिक इज जियोपॉलिटिक्स एंड पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स. स्पेशली पेट्रोलियम के कॉन्टेक्स्ट में
पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड है। एंड इज द ऑपरेटर, दैट इज बुलियन ऑपरेटर। मैं अभी आगे बताऊंगा, ये करना है, ये सब हम लोग को प्रैक्टिकली करना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं कि कैसे हमने सर्च किया। सो इट गॉट 6950 रिजल्ट्स आए गूगल स्कॉलर में। आई एम आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, वेदर आई एम, जो कहते हैं डुप्लीकेट तो काम मैं नहीं कर रहा हूं, और ये काम आपको पता ही नहीं है। आप क्या करते हो, सीधे अपना टॉपिक पूरा डाल दिया गूगल में, और आप इस तरह से करते हो। नहीं, यू हैव टू यूज गूगल स्कॉलर एंड यू हैव टू यूज दिस सर्च स्ट्रिंग। दिस इज नोन एज सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। ऑल इन टाइटल इज द फील्ड, ठीक है। उस फील्ड में हम टाइटल में फील्ड में सर्च कर रहे हैं। जब केवल एक कीवर्ड हमने जाना था कि जियोपॉलिटिक्स में कितना रिसर्च हुआ था, तो आई गॉट 27,800 रिसर्च। नाउ यू हैव, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी जरूर कि हमने एंड ऑपरेटर ऐड किया तो उससे क्या, व्हाट इट चेंजेस। एंड ऑपरेटर is used to combine two words together। अब केवल जियोपॉलिटिक्स देंगे तो जियोपॉलिटिक्स जहां भी रहेगा across all the literature, it will retrieve the results in the title, okay। but if I use all in title, देखो दो कीवर्ड आपने यूज कर दिए, पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स, यानी ये दोनों वर्ड एक साथ जब आएंगे, ये करना है आपको। अभी आपके टॉपिक पे कराएंगे। फर्स्ट लेट्स आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, देन यू, अब आपने बोला है कि आपके ही डेटा सेट्स पे काम करना है, तो सबका पहले भले पूरा कंप्लीट ना हो लेकिन शुरू से ही हम लोग काम करेंगे। तो देखिए हमारा रिफाइन रिजल्ट हो गया एंड आई गॉट 69501, ठीक है। तो इस तरह से गूगल स्कॉलर्स काम करता है। देन अब मैंने क्या किया, आई सर्च गूगल स्कॉलर्स ऑल इन टाइटल जियोपॉलिटिक्स एंड पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स, एंड सेम आई टेक्निक यूज कर बिब्लियोमेटिक्स हुआ है कि नहीं इस पे, ये भी तो देखना है। फर्स्ट आई यूज टर्म जियोपॉलिटिक्स, बहुत सा रिजल्ट आया। देन आई रिफाइन दैट रिजल्ट कि जियोपॉलिटिक्स एंड जियो पेट्रोलियम पे स्टडीज हुई है कि नहीं, तो आई गॉट 6950 रिजल्ट। एंड ये मुझे देखना है कि बिब्लियोमेटिक्स पे जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स पे पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स पे कोई बिब्लियोमेटिक्स हुई है कि नहीं। सो आई गॉट 0 रिजल्ट्स। गूगल में अगर 0 रिजल्ट है, द अटेम्प्ट ऑफ अ गूगल इज टू एंड ऑलवेज गिव यू सम रिजल्ट्स। लाखों में रिजल्ट देता है, पर देखो एक भी रिसर्च पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिक्स पे नहीं हुआ। ये तरीका है टॉपिक सर्च करने का, नॉट द वे यू आर सर्चिंग, ठीक है। नाउ यू गॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हमने लिया। सो टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कैसे लेना है टाइटल, कैसे वो करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स फ्रॉम योर टॉपिक्स। जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं आपको करना है। यहां बैठ के कथा तो सुनाने आया मैं नहीं, और मैं सुनाऊंगा भी नहीं, आपको करना है आई नीड रिजल्ट, ठीक है। तो you need to perform the action, okay। So first of all you need to identify the keywords from your topics and all its associated terms, ठीक है। बहुत तरह का टॉपिक्स आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, ठीक है। अगर बिब्लियोमेटिक अगर आपको पता है, पहले तो ये करना है कि we have to understand that whether any studies on your topic have been conducted on bibliomatics or not। जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो नाउ वी विल गो सेकेंड स्टेप, ठीक है। सो जस्ट लाइक टाइटल कैसे सेलेक्ट किया जाए,
तो हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल लर्न प्रैक्टिकली, एंड वी आर गोइंग टू यूज बुलियन ऑपरेटर एंड वी आर गोइंग टू डेवलप सर्च स्ट्रिंग द वे आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। इसको भी बताऊंगा, एआई हमारा बहुत हेल्प करेगा इसमें। कोई भी एआई टूल, यू कैन यूज चैट जीपीटी, यू कैन यूज जेमिनी, यू कैन यूज डीपसीक या ग्रो, कोई भी यूज कर लो, ठीक है। इट इज वेरी गुड। पहले हम लोग को बहुत टाइम लगता था उसमें, बट अब एआई हमारा काम आसान कर देता है। बट कैसे करना है, आई विल टेल यू द टेक्निक्स। द कमांड प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है, द मोस्ट एक्यूरेट कमांड प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है, तो टाइटल कैसे डेवलप कर, जैसे देखिए कितना इंटरेस्टिंग टाइटल हैज बीन डेवलप्ड, अनरीड साइंस इज लॉस्ट साइंस, एंड दिस इज व्हाट this has been published in a Nature, and this is nothing but a bibliometric studies. इस पेपर में क्या डिस्कस किया पता है, कि जिस पेपर को लोग साइट नहीं कर रहे हैं, but it is published in a Nature journal, in a very good journals, top quality journals, उसको लोग रीड नहीं कर रहे हैं। तो पेपर उस पे है कि वाई पीपल आर नॉट, अटेंशन क्यों नहीं है दुनिया का इस पे। तो देखो टाइटल कैसा रखा, अनरीड साइंस इज लॉस्ट साइंस, इट्स अ बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज। टाइटल कैची होना चाहिए, फैंसी होना चाहिए, एंड दिस एआई इज गोइंग टू हेल्प यू कैसे आपको टॉपिक डिसाइड करना है, ठीक है। अटेंशन होना चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दिस डिटेल। जैसे कुछ मैं स्टडीज है जो हम लोग की पब्लिश हुई हैं, देखिए दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड, रिसर्च ट्रेंड इन ग्रीन, दिस इज सैंपल टाइटल्स, मेरी भी कई स्टडीज पब्लिश हुई हैं इसमें। रिसर्च ट्रेंड इन ग्रीन प्रोडक्ट्स फॉर इन्वायरमेंट, अ बिब्लियोमेट्रिक्स पर्सपेक्टिव। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इट गॉट 119 साइटेशन, क्यूएन जर्नल में पब्लिश है। कोरोना वायरस के समय, कोरोना वायरस रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ 50 इयर्स बिब्लियोमेट्रिक असेसमेंट। देखिए मैं तो नहीं फील्ड का, इट गॉट 63 साइटेशन। देखिए एक मेडिकल साइंस का टर्म्स है, आई डोंट नो बट इट हैज पब्लिश्ड, ठीक है। डिमांड्स सिचुएशन के हिसाब से, दिस इज अनदर टर्म्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इट हैज बीन पब्लिश्ड। आप कर सकते हो बिल्कुल। देखो आप कैसे, लोग साइकोलॉजी में बहुत अच्छी स्टडीज होती है, बट पीपल डोंट नो हाउ टू कंडक्ट। इट गॉट गुड साइटेशंस। दिस इज अनदर स्टडीज। अब देखो सब टॉपिक ट्रेंडी होना चाहिए, सिचुएशनल। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूटेशन, सिचुएशन। इंडियाज कंट्रीब्यूशन, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, आप देखते रहो बस। वर्ड ब्लाइंडनेस, दिस इज आल्सो साइकोलॉजी बेस्ड स्टडी। अब देखो लोग सोचते हैं कि केवल हम सर्वे करके ही डेटा ले लेंगे, there is nothing to do, it has published। देखिए कितने पेपर्स पब्लिश्ड हैं। दिस इज द न्यू रिसर्च वी पब्लिश्ड, अभी पब्लिश किया है, रिसर्च ट्रेंड इन वियरेबल डिवाइस। दिस इज इंजीनियरिंग। वियरेबल डिवाइस जो स्मार्ट वॉच ये सारे पहनते हैं ना, इतनी अच्छी स्टडीज लिखी है हम लोगों ने। इट इज पब्लिश्ड बिब्लियोमेट्रिक्स असेसमेंट। देखिए टॉपिक्स कैसे हम लोग, देखिए दिस इज द रिसेंट ट्रेंड एंड इनोवेशंस। तो ये टॉपिक डिसीजंस के बारे में होता है। अब इसमें रिसर्च क्वेश्चंस, बहुत से रिसर्च क्वेश्चन हम देखिए बिब्लियोमेट्रिक्स में हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं rather than hypothesis which is uncertain जो होता है। पब्लिकेशंस में you cannot predict the trend। आप प्रिडिक्शन करोगे, आप मैक्सिमम टाइम गलत हो गए।
So we always use a template and develop the research questions. And very pertinent research question. इसमें हम systematic reviews भी करते हैं, bibliomatics भी करते हैं. Just like what are the publication trend? Just this is the template we are using. I'll share that template. आप उसमें अपना टॉपिक डाल दीजिए. तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर wearable डिवाइस पे हम करेंगे तो हो जाएगा what are the publication trend in wearable device and how they change over the time. बस अपना टॉपिक डाल दीजिए. What are the common keywords? What are patterns of co-authorship? What are the key themes of the research? Which is a systematic review, and it is one step ahead, advanced bibliomatics. तो simply ये template में आपको बस अपना टॉपिक डालना है and your research question is ready. टेम्पलेट यूज करिए. फॉर अर्ली करियर यू नीड टू डेवलप, और एआई आजकल कर देता है. कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. यस, बस मैं वेब ऑफ साइंस स्कोपस कुछ भी ले सकते हैं. बुलियन ऑपरेटर हमको, तो यहां से हम लोग फिर ब्रेक लेते हैं और यहां से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू डेवलप सर्च स्ट्रिंग टू सर्च योर डेटा सेट्स. ठीक है. तो जैसे हमने जियोपॉलिटिक्स में वी डिसाइडेड कि हमने जियोपॉलिटिक्स और पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स पे काम करेंगे बिकॉज नन ऑफ द स्टडीज हैज बीन कंडक्टेड. आपको अपने टॉपिक्स में पहले आप अपना टॉपिक लिख लीजिए एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एसोसिएटेड. सबके पास ये रेडी होना चाहिए लंच ब्रेक. देन पैरेलली we'll go one by one step and we conduct bibliomatics analysis. Okay, so thank you so much for listening. अगर कोई query है, कोई कुछ पूछना है तो हम लोग बात कर सकते हैं. और one can publish a good quality of papers. टाइम लगता है थोड़ा सा. Thank you, sir. We are going to break for lunch for half an hour. You guys have to be back here at 2 p.m. sharp. 2 बजे तक